है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं फिर से एक बार नई क्लास के साथ और आज देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैंने पहला चैप्टर कर रखा है ईट नगर और मनके तथा स्थित अस्थियां। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर। इसका हमने पार्ट 1 कर रखा है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए और बारी बारी से सारा क्वेश्चन करेंगे। तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट या कॉपी पेन पर नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। धर्म की शुरुआत किसने की थी, यानी धर्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किए थी, या अशोक ने किए थे, और या कनिष्क ने किए थे? तो धर्म की शुरुआत जो किए थे वो अशोक ने किए थे। आप ध्यान रखिएगा कि धर्म की शुरुआत किसने किए थे, तो अशोक ने किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप इसको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन जरूर करते चलिएगा क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय स्थित था वो पाकिस्तान में था, अभी के पाकिस्तान में स्थित था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया, यानी एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो किस राजवंश ने निर्मित कराया था? ये चाल ने, या पल्लव ने, या चालुक्य ने, या राष्ट्रकूट ने? तो आप ध्यान रखिएगा कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट ने निर्मित कराया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने निर्मित कराया था, तो राष्ट्रकूट ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के साम्राज्य को कितने वर्गों में विभाजित किया था? यानी मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने जो विभाजित किया था वो 7 वर्गों में विभाजित किया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में समाज को कितने भागों में विभाजित किया था, तो 7 भागों में किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? यानी अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसमें किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य राजवंश की। तो आप ध्यान रखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, यानी अर्थशास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई थी? 6ठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 4थी शताब्दी, या 3री शताब्दी? तो आप ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र की रचना जो हुई थी वो 4थी शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र की रचना किस शताब्दी पूर्व हुई थी, तो 4थी शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, यानी पतंजलि के जो महाभाष्य है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो आप ध्यान रखिएगा कि पतंजलि के जो महाभाष्य है उससे प्राग मौर्य काल की जानकारी मिलती है। क्या चीज़ की जानकारी मिलती है? तो प्राग मौर्य काल की। तो आप ध्यान रखिएगा पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो प्राग मौर्य काल की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वो है कौटिल्य। तो आप ध्यान रखिएगा कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों ही ऑप्शन में हो सकते हैं और तीनों इन्हीं का नाम है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, या कौटिल्य रहे, या चाणक्य रहे, या विष्णुगुप्त रहे? तो आप उसमें से टिक कर दीजिएगा। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, यानी बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से है? हर्यक वंश से है, या गुप्त वंश से है, या मौर्य वंश से है? इनमें से कोई नहीं। तो बिंबिसार का जो संबंध है वो है हर्यक वंश से। तो आप ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, तो हर्यक वंश से संबंध है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो बज्जी को जो सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है वो गणतंत्र कहा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है, तो गणतंत्र कहा गया है। और ये सब सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, या जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, या को और खो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, यानी जो पंच चिन्ह वाले सिक्के थे वो क्या चीज़ के बने होते थे? चांदी के बने होते थे, सोने के बने होते थे, या
चांदी के बने होते थे या चांदी और तांबे के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के बने होते थे वो चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि पंच चिन्ह वाले सिक्के क्या चीज़ के बने होते थे, तो चांदी और तांबा दोनों के बने होते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, यानी अशोक द्वारा जो धर्म चला मतलब प्रचारित किया गया था बौद्ध धर्म, वो कहाँ प्रचारित नहीं हुआ। तो आप प्रचलित नहीं हुआ, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नहीं हुआ है, तो ये प्रचारित नहीं हुआ वो है ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में ये प्रचारित नहीं हो पाया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो प्रसिद्ध ग्रंथ जो इंडिका है उसका रचना जो किए थे वो मेगास्थनीज ने किए थे। और मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज जो था वो था मेगास्थनीज जो है वो था राजदूत। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने की थी। और मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी, यानी प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत किया गया था वो किसने किया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत किए थे वो अशोक किए थे। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को और इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको नोट डाउन और इसको बार बार जरूर रिवीजन करते चलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया क्या सिद्धांत जोड़ा, यानी महावीर ने जो पार्श्वनाथ के सिद्धांत था उसमें नया क्या जोड़े थे। तो महावीर ने जो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया जोड़े थे वो ब्रह्मचर्य जोड़े थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा कि कलिंग युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। तो आप ध्यान रखिएगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, यानी फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो अजातशत्रु ने या पुष्प ने या अशोक ने या समुद्रगुप्त ने। तो आप ध्यान रखिएगा फूट डालकर जो विजय प्राप्त करने की जो नीति जो पहले मतलब शुरू किया था सर्वप्रथम वो अजातशत्रु था। तो आप ध्यान रखिएगा कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति किस मतलब सर्वप्रथम किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, यानी जीवक जो वैद्य था वो किस वंश के काल में था। तो जीवक वैद्य जो था वो हर एक वंश के काल में था। तो आप ध्यान रखिएगा कि जीवक एक वैद्य था और जीवक एक वैद्य किस वंश के काल में था, तो हर एक वंश में था। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, यानी अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि अपने स्वयं के खर्चे से जो सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी वो था रुद्रदमन। तो आप ध्यान रखिएगा कि अपने स्वयं से खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराई, तो रुद्रदमन ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, यानी किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा अशोक को या समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त को या बिंदुसार को। तो प्रियदर्शी मतलब होता है जो देखने में सुंदर हो। तो प्रियदर्शी जो कहा जाता था वो कहा जाता था अशोक को। तो आप ध्यान रखिएगा कि शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी, यानी प्राचीन भारत में जो अभिलेख की शुरुआत किए थे वो कौन शासक किए थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि अशोक ने किए थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किए थे, तो अशोक ने किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार हैं, यानी अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसका रचनाकार कौन है। तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचनाकार हैं वो हैं कालिदास। आप ध्यान रखिएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो कालिदास। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, यानी नवरत्न जो थे वो किस शासक के दरबार में रहते थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो नवरत्न थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य
के दरबार में रहते थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। तो नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, यानी समुद्रगुप्त की जानकारी कैसे होती है? तो आप ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त की जो जानकारी होती है वो प्रयाग प्रशस्ति से, लेख से होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो प्रयाग प्रशस्ति से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायन ने किस नदी के संगम पर किए थे? यानी पाटलिपुत्रा के नगर पर जो उदायन या उदयभद्र भी हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उदायन को ही उदयभद्र कहा जाता है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोन, पुनपुन या इनमें से सभी के संगम पर। तो आप ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना हुआ था इन तीनों नदियों के संगम पर हुआ था। तो आप ध्यान रखें, गंगा, सोन, पुनपुन तीनों नदियों के संगम पर हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि हुनों को जो परास्त करने का श्रेय जो जाता है वो स्कंदगुप्त को जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो पूछेगा समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम, आप ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम सबसे पहला हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त को जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यानी यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो कौन था? तो आप ध्यान रखिएगा कि यूरोप का जो समुद्रगुप्त था वो नेपोलियन था। तो आप ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? तो नेपोलियन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किस अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि किस अभिलेख में भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। तो आप ध्यान रखिएगा कि भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो 510 ईस्वी में सती प्रथा के जो साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो मिला है वो एरन के अभिलेख है। तो आप ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा के जो साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख मिला है वो एरन का अभिलेख मिला है। एरन का अभिलेख या एरन सागर का अभिलेख इसी को कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचारित के लिए कहाँ भेजा था? यानी अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका या ब्रिटेन या बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो आप ध्यान रखिएगा कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का असाध्य प्रयास किया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वो कौन से विद्वान थे? तो काशी प्रसाद जायसवाल थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का असाध्य प्रयास किया था? तो काशी प्रसाद जायसवाल। तो आप ध्यान रखिएगा जायसवाल। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? यानी मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो आप ध्यान रखिएगा कौन सा महत्वपूर्ण नमूना है, तो वो हो जाएगा स्तंभ। मौर्य काल का जो सबसे नमूना सबसे प्रचलित या सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना जो है वो है स्तंभ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? यानी गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो आप ध्यान रखिएगा कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान। आप पूछेगा कि फाहियान कौन था? तो फाहियान एक तीर्थयात्री था। तो आप ध्यान रखिएगा फाहियान कौन था? तो फाहियान तीर्थयात्री था। और गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान भारत आया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यानी मेगास्थनीज जो था जो राजदूत था मेगास्थनीज, वो किसके दरबार में भारत आया था? तो आप ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज जो भारत आया था
वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा और अपने दोस्तों को ये बताइएगा कि यहाँ पर फ्री में ही सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।